सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ऑपरेशन कालेबी पर बड़ी सक्रियता। चारधाम यात्रा में सुरक्षा के कहुए कड़े इंतजाम। सीएम धामी ने दिए बहरूपियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। लमगड़ा के डोला आश्रम वार्षिक उत्सव में पहुंचे सीएम धामी। बैसाख पूर्णिमा पर की पूजा अर्चना। कहा विश्व का सबसे बड़ा श्रीयंत्र क्षेत्र को दे रहा नई आध्यात्मिक पहचान। केदारनाथ धाम पहुंच गए कैलाश खेर ने की व्यवस्थाओं की तारीफ। वीआईपी दर्शन पर खड़ा हुआ विवाद। श्रद्धालुओं नियम तोड़ने पर उठाए कार्रवाई के सवाल। देहरादून में बच्चों के लिए 41 सीटर बस सेवा शुरू। 369 बच्चों का रेस्क्यू। 200 से ज्यादा शिक्षा से जुड़े पुनर्वास और निगरानी अभियान तेज। लाल कुआं में टांडा रेंज में हाथी का आतंक जारी। 72 घंटे में तीसरी मौत से पहले दहशत। वन विभाग ने जारी की जंगल में न जाने की चेतावनी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती गतिविधियों के बीच छद्म वेशधारी ठगों के खिलाफ सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी को दोबारा सक्रिय कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह अभियान उन बहरूपियों पर केंद्रित है जो धर्म की आड़ में लोगों को गुमराह कर ठगी करते हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी इस अभियान के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। कावड़ यात्रा और आगामी कुंभ को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ऑपरेशन कालनेमी देखिए, ऐसे ठग, ऐसे बहरूपीय और छद्म वेशधारी, उनके खिलाफ जो धर्म को बदनाम करते थे, धर्म की आड़ में बाधा बनते थे, उसको चलाया गया था। उसके बहुत संतोषजनक परिणाम पहले आए थे। उसको फिर से शुरू किया गया है। चारधाम यात्रा चल रही है, इसके बाद कांवड़ यात्रा चल रही है। आने वाले समय में हमारे ही राज्य में कुंभ का भी आयोजन होना है, तो इसलिए कालनेमी को भी जोर शोर से चलाया जाएगा। अल्मोड़ा के लमगड़ा स्थित कल्याणिका ढोल आश्रम में आयोजित वार्षिक उत्सव में पुष्कर राज सिंह धामी ने शिरकत की। वैसाख पूर्णिमा पर उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां स्थापित विश्व का सबसे बड़ा श्रीयंत्र क्षेत्र को नई आध्यात्मिक पहचान दे रहा है। कार्यक्रम में संत महात्मा, जन प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। साथ ही बाल कन्याओं का पूजन भी किया गया। आज ये बहुत ही शुभ दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र लगा है, ढोल आश्रम, जो हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, और बाबा कल्याणदास जी की साधना के कारण से ये स्थान आज बहुत फलीभूत हो गया है। पूरे देश और दुनिया में इसका नाम हो गया है। यहाँ राज राजेश्वरी दुनिया का पूजन भी हुआ है और प्रत्येक वर्ष होता है स्थापना दिवस के दिन, और देवी स्वरूपा हमारी कन्याओं का पूजन भी हुआ। मैं महाकाली, महासरस्वती, महादुर्गा सबको प्रणाम करता हूँ और हमारे राज्य में सबकी कृपा बनी रहे। हमारा देवी स्थान भगवान की कृपा से। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने शिक्षा अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे मान्यता प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। राज्य के 452 पंजीकृत मदरसों में से कक्षा 9 से 12 संचालित करने वाले संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी, जबकि कक्षा 1 से 8 के मदरसों को जिला स्तरीय समिति से स्वीकृति मिलेगी।
मुख्य रूप से जो उत्तराखंड अल्प शिक्षा जो अधिनियम था, उसमें एक प्रावधान था कि क्लास 1 से लेकर 12 तक के सभी कक्षाओं को जो मदरसे है वहाँ पे उनको उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड जो रामनगर का है हमारा, उससे संबद्धता लेनी थी वहाँ पे। बहुत सारे मदरसों से चर्चा हुई वहाँ पे, तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो 452 पंजीकृत मदरसे हैं उसमें से 52 ऐसे मदरसे हैं जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बोर्ड से संबंधित शिक्षा देते हैं। रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ मंदिर में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने बाबा केदार के दर्शन किए। उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और व्यवस्थाओं की सराहना की। मंदिर परिसर में उनके जय जय केदारा भजन से माहौल भक्तिमय हो गया। आपको बता दें, प्रशासन और पुलिस की व्यवस्थाओं की उन्होंने तारीफ करते हुए यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बताया। हर शिव शंभू जय जय केदार, हर हर महादेव, जय श्री केदार। आपका कैलाश खेर अब श्री केदारेश्वर के चरणों में है। इस वक्त हम एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे उत्तराखंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो लगे हुए ऑफिसर हैं, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस व्यवस्था, नाम ही पहाड़ों में ऐसे होते हैं जैसे देवतुल्य नाम हो, देवतुल्य प्रतिमूर्ति हैं और देवतुल्य ही सब लोगों का यहाँ व्यवहार होता है। हे मेरे दाता, ये देवभूमि तो है, ये हिमालय तो है, ये आपका खंड तो है, ये आपके चरण की रज तो है, लेकिन हे मेरे महादेव, यहाँ आपने ऐसा प्रभाव दिया हुआ है कि इतने विपरीत परिस्थितियों में भी सब सजग होकर सब डटे हुए हैं और ऐसा माहौल किया हुआ है कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए रोज प्रार्थनाएं यहाँ प्रतिपल हो रही हैं। देहरादून में कैलाश खेर के बाबा केदारनाथ में वीआईपी दर्शन को लेकर विवाद बढ़ गया है। श्रद्धालुओं ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि वीआईपी कल्चर खत्म करने के दावों के बीच ऐसी घटनाएं आस्था को आहत करती हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि बाबा केदार सबके लिए समान है। यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, ये मेरी जानकारी में अभी आपके द्वारा ही आया है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो जो जिम्मेदार लोग हैं निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर हर महादेव, जय श्री केदार। आपका कैलाश खेर अब श्री केदारेश्वर के चरणों में है। इस वक्त हम एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे उत्तराखंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो लगे हुए ऑफिसर हैं, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस व्यवस्था, नाम ही पहाड़ों में ऐसे होते हैं जैसे देवतुल्य नाम हो, देवतुल्य। और आगे बढ़े कि केदारनाथ धाम में अब वीआईपी दर्शन व्यवस्था को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने इसे आस्था के साथ भेदभाव बताते हुए विरोध किया और कहा कि आम श्रद्धालुओं को लंबा इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने समान दर्शन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक मुद्दा बताया। पहली बात बहुत स्पष्ट में कर देता हूँ, कोई वीआईपी दर्शन नहीं होता है। बाबा केदार, बाबा भगवान बद्री विशाल अपने हर भक्त को दर्शन दे रहे हैं। केवल किसी बात का राजनीतिक इशू बनाना, ये कम से कम उत्तराखंड के 4 धाम यात्राओं पर जो लोग इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करते हैं, वो यात्रा को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। मैं आज भी कह सकता हूँ, बिना वीआईपी दर्शन के हर व्यक्ति के दर्शन 4 धामों के अंदर हो रहे हैं। देहरादून में महेंद्र भट्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल और जनता का रुझान भाजपा के पक्ष में है। इस बीच भट्ट के अनुसार बढ़ा मतदान बदलाव का संकेत है और राज्य में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि जीत के बाद देश में भाजपा का दायरा और मजबूत होगा। देखिए, रिजल्ट का जो पूर्वानुमान है और जो सभी चैनलों का एग्जिट पोल है, उसने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बंगाल की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया है और बंगाल भी इस बात को समझता था कि देश के हर राज्य के अंदर जहाँ विकास। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदग्याल ने
बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनावी प्रक्रिया और केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया रुझान वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाते, बल्कि जमीनी हकीकत अलग हो सकती है। गोदियाल ने दावा किया कि कांग्रेस बेहतर स्थिति में है, हालांकि असली तस्वीर नतीजों के बाद ही साफ होगी। मत पड़ गए और जो मशीनें हैं उसमें सब कैद है, पूरा जो रिजल्ट है। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ एग्जिट पोलों में कुछ चैनल बीजेपी का रुझान बता रहे हैं और कुछ चैनल वहां पर जो स्थानीय पार्टी है तृणमूल कांग्रेस उसका रुझान बता रहे हैं बंगाल में। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे पता नहीं क्यों पर मुझे ये विश्वास है कि वहां तृणमूल कांग्रेस ठीक ठाक मेजोरिटी के आधार पर सरकार बने। देहरादून में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के नाम से वायरल कथित पत्र पर सियासत तेज हो गई है। गणेश गोदियाल ने सरकार पर हमला बोलते हुए जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी नेता दीप्ति रावत भारद्वाज ने पत्र को फर्जी बताते हुए विपक्ष की साजिश का करार दिया है। पार्टी ने कहा है कि विधायक ने ऐसा कोई भी पत्र जारी नहीं किया। तमाम मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में अरविंद पांडे विधायक गदरपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पत्र घूम रहा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं कि मैंने ये मांग की है कि इस पत्र की वास्तविकता की एक एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए और इस पत्र में जो आरोप लगे हैं इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद पांडे जी हमारे सम्मानित विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो इस पत्र का अगर कोई संज्ञान था तो वो हमारे पास आना चाहिए था। तो पार्टी के पास तो न ये पत्र आया है, ना हमारी ऑफिशियल मेल पे आया है, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आया है। तो एक बार, क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष जी द्वारा ये मिला है हमें, मतलब जानने को मिला है, आप लोगों ने ही हमें दिखाया ये पत्र, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अध्यक्ष जी इस पर पहले संज्ञान लेंगे, पहले विधायक जी से चर्चा करेंगे कि इसमें कितनी सत्यता है। देहरादून में मदरसा बोर्ड खत्म करने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। पुष्कर सिंह धामी सरकार इस फैसले के निर्णय के तहत अब मदरसों में राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करने की बात कही गई है। कांग्रेस ने इस धर्म विशेष को निशाना बताया है, जबकि भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़कर बेहतर अवसर देना है। देखिए, कांग्रेस का स्वभाव बन गया है, वो किसी भी रिफॉर्म को उस पर सहमति नहीं देते हैं, किसी रिफॉर्म को स्वीकारते नहीं हैं। उनका काम है सिर्फ तुष्टीकरण के लिए हर उस कदम का विरोध करना जो सही दिशा में जा रहा हो। हम मदरसा बोर्ड हमने समाप्त किया है, जहाँ बच्चों के साथ में जांचतियाँ हो रही थी, आपने तमाम देखा किस तरह के उत्पीड़न के मामले सामने आए, सही दिशा में उनकी शिक्षा को नहीं ले जाया जा रहा था, जिसके कारण आने वाला समय उनके भविष्य के लिए उचित नहीं था। आज हमने इसको मदरसा बोर्ड को समाप्त करके और जो हमने इसमें परिवर्तन किया है ये इसी दृष्टि। देहरादून में भीषण गर्मी के बीच 275 सरकारी स्कूलों में बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं होने से मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इससे बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। यूकेडी नेता जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा कि कई स्कूलों में पानी, शौचालय और फर्नीचर तक नहीं है, जिससे छात्र संख्या लगातार घट रही है। भाई चाय मंगाओगे, क्या करोगे? और जहाँ पर हमारे जो हम लोग सर्वे करते हैं और जो जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं विद्यालयों की हालत बड़ी दुर्दशा है, उनके यहाँ मेंटेनेंस की स्थिति बेकार है, उनको पीने का पानी नहीं है, हमारी बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित ढंग की नहीं है, वहाँ पर जो हमारी शिक्षक जो काम कर रहे हैं उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। आज भी फर्नीचर का अभाव होना ये दर्शाता है कि हमारे स्कूल किस कगार पर है। और इसके पौड़ी गढ़वाल में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस बीच आपको बताते चले कि NOPRUF के वाहन पर रैली निकालकर कमिश्नरी का घेराव किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने NPS को असुरक्षित बताते हुए OPS लागू करने की मांग उठाई है। प्रतिनिधिमंडल ने SDM को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।
ये ज्ञापन ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए और इन कर्मचारियों की डिमांड है कि ये ज्ञापन मुख्यमंत्री सर तक पहुँचे। यहाँ कमिश्नर सर के कार्यालय में आज उन्होंने ये ज्ञापन मुझे सौंपा है और मेरे माध्यम से ये कमिश्नर सर तक जाएगा और वहाँ से मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के द्वारा आज उत्तराखंड के 1 लाख एनपीएस कार्मिकों की मांग, ओपीएस बहाली की मांग कमिश्नरी घेराव के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और कार्मिक इतिहास में पहली बार पौड़ी कमिश्नरी के इस पटल पे, इस माटी पे पहली बार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड यहाँ पे पहुंचा है। और मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ 2027 के चुनाव के लिए एक क्रांतिकारी आवाज़ बनेगी और ये आवाज़ कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में एक निर्णायक भूमिका में एक सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का होगा। देखिए, ये हमारी जो है कर्मचारियों की एक आवाज़ हमने यहाँ पर आज बुलंद करने की कोशिश की है और निश्चित रूप से हम इसमें सफल भी हुए हैं। आज हम जो है आयुक्त कार्यालय का हमारा घेराव का कार्यक्रम था और ये बहुत सफल कार्यक्रम, बहुत महा रैली हम इसको कहेंगे और बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। और हमने जो विधायक या सांसद की इच्छा रखता हो, बनने की इच्छा रखता हो, या कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी विशेष की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मुझे विधायक बनना है या मुझे सांसद बनना है और वोट मांगने यदि वो कर्मचारी के घर पे आता है तो हमारा सिर्फ एक मकसद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खोला गांव से गंभीर मामला सामने आया है, जहां गुनाई तोक में सड़क न होने के कारण बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को करीब 5 किलोमीटर तक डोली में ले जाना पड़ा। इस बीच महिला पूरी रात दर्द से तड़पती रही और अगले दिन बुजुर्गों व महिलाओं ने मिलकर उसे पैदल सड़क तक पहुंचाया। गांव में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में युवा पलायन कर चुके हैं। साल 2016 में सर्वे होने के बावजूद सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है और वे जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। गुनाई वार्ड नंबर 1 में बहुत भारी समस्या, रोड की बहुत भारी समस्या है। इस गांव से अधिकांश नौजवान अपने रोजगार के लिए बाहर के क्षेत्रों में हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश चले गए हैं और यहाँ 60 साल से ऊपर के लोग ही रह रहे हैं। और कभी भी स्वास्थ्य खराब होने से रोड नहीं होने के कारण इनको रोड तक लाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये रोड हमारी 2016 में सर्वे हो चुकी थी, लेकिन आज तक सरकार। जसपुर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर विवाद बढ़ गया है। मोहल्ला गुजरातियान में मीटर लगाने पहुंचे विद्युत विभाग के एसडीओ पर आरोप है कि विरोध के बाद उन्होंने पूरे इलाके की बिजली कटवा दी है, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया है और वहीं महिलाओं के साथ अभद्रता के आरोप भी लगे हैं। बीजेपी नेता शीतल जोशी ने हस्तक्षेप कर कहा है कि नियमों के खिलाफ कार्रवाई करने वालों पर सख्त कदम उठाया जाएगा। एसडीओ और कुछ कर्मचारी आए थे जो जबरदस्ती हमारे यहाँ मीटर लगाना चाह रहे थे। हमारे विरोध करने पे उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए कि तुम चोर हो, तुम चोरी कर रहे हो और ये हिंदुओं की बस्ती है, यहाँ तो मैं मीटर जरूर लगाऊंगा। और हमें ये भी धमकी दे के गए यहाँ पे चोरी हो रही है। सुबह 10 बजे से यहाँ 8 बजे से गर्दाबाद है यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने का। देखिए, हमें तो ये जानकारी है, हम न्यूज़ पे भी देख रहे हैं, अखबार में भी आ रहा है कि जो विद्युत विभाग मंत्री हैं उनके साफ आदेश हैं कि अगर पार्क में जोशन मोहल्ला ही है और गुजरातियान मोहल्ला है और इसमें ये थे तुम्हारे एसडीओ साहब अपने कर्मचारियों को साथ लाए और जबरदस्ती सब मीटर लगाने का इन्होंने प्रयास करा। लोगों ने विरोध करा। एसडीओ सद्दाम हुसैन जो अचानक यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने के नाम से पहुंचे थे, लोगों ने स्मार्ट मीटर के बारे में जानकारी ली। जानकारी लेने पर उन्होंने लोगों से अभद्रता करनी शुरू कर दी और उस अभद्रता के बाद कई महिलाओं के साथ बदतमीजी की। और जैसा मुझे अभी ये माताएं हमारी इन्होंने जानकारी दी कि उसके एसडीओ के ये शब्द थे कि मैं तो लगाऊंगा हिंदू बस्तियों में, तो इस चीज़ की जानकारी मुझे विवेश जी ने, संजीव जी ने, चौहान मेडिकल। और गदरपुर में साइबर राह ठगी के मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी अपने बैंक खाते किराए पर देकर कमीशन लेते थे, जिनसे करोड़ों के संदिग्ध लेन देन जुड़े हैं। एसएसपी अजय गणपति ने कहा कि ऐसे मामलों में शामिल होना भी अपराध है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपने बैंक खाते किसी को भी ना दें।
देखिए, साइबर अपराधों का जो मुझे लगता है कि उनका एक मेन हथियार है वो है म्यूल अकाउंट्स। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे म्यूल अकाउंट्स इनके नाम पे खुले हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके अकाउंट्स की मदद से साइबर अपराध होने के बाद जो धनराशि है उसका यूज किया जाता है और फ्रॉड की अमाउंट उस अकाउंट्स में लाने के हेतु उस अकाउंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो मेरा यही सभी से कहना रहेगा कि ये म्यूल अकाउंट्स खुलवाने के जो एक तरीके का जो फ्रॉड हमारे जनपद में चल रहा है। देहरादून में बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान को नई गति देते हुए आधुनिक इंटेंसिव केयर राज सेंटर के बच्चों के लिए 41 सीटर बस सेवा शुरू की गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि डीएमएफ फंड से शुरू हुई इस सुविधा से बच्चों को स्कूल आने जाने में आसानी होगी। साथ ही सेंटर में नई डॉक्यूमेंट्री का भी उद्घाटन किया गया और अब तक 369 बच्चों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें से 200 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे जनपद देहरादून में कैपिटल में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जहाँ पर हमारे बच्चे हैं जो स्ट्रीट्स पे हैं, बेगरी में इन्वॉल्व थे और शिक्षा से वंचित थे, जो हमारी बेसिक उनके मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित थे। तो ये मंगलौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने हरियाणा के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे और झूठी शान के लिए चोरी करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से एक इको कार और वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट डिजायर बरामद की है, जहां 419 सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर उनकी कुछ दिन पहले गुड़ मंडी मंगलौर से एक जो इको फोर्ड कार है उसको कुछ लोग जो है वो छीन के ले गए थे, मतलब चोरी करके ले गए थे। और जैसे ही पुलिस में शिकायत दी, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए और उसमें टीमें डिप्लॉय की और वो टीमों ने लगातार उनका पीछा किया और जैसा कि पता लगा कि उन्होंने बहुत सारे जो टोल हैं उसको वो तोड़ के और जो है वहां से जो है भाग के गए। 2 सीसीटीवी कैमरों को ढूंढते ढूंढते पहले हम दिल्ली पहुंचे टीम के बाद, उसके बाद में फिर जो है पानीपत से। देहरादून में चारधाम यात्रा को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्लास्टिक से पुण्य अभियान शुरू किया गया है। अभियान की प्रमुख प्रेरक डॉक्टर आरुषि निशंक ने बताया कि बढ़ती यात्रियों के साथ प्लास्टिक का प्रदूषण चुनौती बन रहा है। चारधाम मार्गों पर कलेक्शन बूथ लगाए जाएंगे, जहां प्लास्टिक जमा करने पर श्रद्धालुओं को पुण्य पॉइंट्स पर सर्टिफिकेट मिलेंगे। 2024 में उनकी संख्या कुछ 50 लाख से ऊपर थी, जो कि निरंतर प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। पर जैसे कि लोग बढ़ रहे हैं और यात्री बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ टांडा रेंज के जंगल में एशियाई हाथी के हमले से 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई है, जिससे इलाके में भय का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार महिला जंगल में लकड़ी बीनने गई थी, तभी तस्कर हाथी ने हमला कर उसे पटक कर मार डाला। पिछले 72 घंटे में ये तीसरी घटना है, जिससे ग्रामीणों में इस घटना से भारी दहशत है। घटी हमारे नगर में जो हमारा मस्जिद कॉलोनी संजय कॉलोनी का जो क्षेत्र है, जो बंद क्षेत्र से लगा हुआ है, यहाँ के हमारी माता जी मैना देवी जी लगभग 70 साल की उम्र की रही होंगी। हमारे इनकी कृष्ण कुमार जी की माता जी हैं, वो जंगल में लकड़ी लेने के लिए आई होंगी। यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि हाथी से रौंद दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। हम लोग जो खड़े हैं वो टांडा रेंज का गंगापुर पटिया का N1 क्षेत्र है और ये आबादी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक का ही क्षेत्र है। और इसके नज़दीक में झा कॉलोनी की रेजिडेंट थी जो अभी जिनकी डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली, और वो 2-3 महीने नाम श्रीमती मैना देवी और करीब 1 बजे 12:30-1 बजे करीब आई थी। 2-4 लोग आज छुट्टी थी तो इस वजह से आई थी थोड़ा लकड़ी लेने के लिए, और यहाँ पे हाथी मिल गया। हाथी ने जर दबा दिया और जब हम ढूंढने के लिए बताया लोगों ने तो हम आए जब इधर को, तो हाथी यहाँ खड़ा था सर। आप कितने लोग थे? 3 लोग। आपका नाम क्या है? मैना देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? जौ कॉलोनी। क्या करने आए थे यहाँ पे? लकड़ी लेने। गैस मिल ही नहीं रहा सर, क्या करें। कितने बजे की बात है? 12 बजा होगा। आज छुट्टी था, हम लोग को तो चले आए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।